अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर पाई आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मास्टर जमील के हमरा में मज़कूरा रास्ते से गुजरकर मकान के अगबी हिस्से में पहुंच गया। यहाँ मैंने एक तंदूर लगा हुआ देखा। इसके साथ ही एक दीवार के करीब जानवरों के चारे वाली बड़ी सी चौबी कुंडली रखी नजर आई। कुंडली के नज़दीक ज़मीन में 3-4 बड़े खूंटे भी गड़े दिखाई दे रहे थे, मगर वहाँ जानवर नाम की कोई शय मौजूद नहीं थी। एक कोने में खुश्क लकड़ियाँ और उपले भी रखे हुए थे, जो यकीनन चूल्हे और तंदूर में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते होंगे। मेरे चेहरे पर उभरने वाली उलझन को मास्टर जमील ने फौरन भांप लिया और इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला, थानेदार साहब, ये सारी जगह भी इस मकान ही का हिस्सा है। फिर इसने एक दीवार को थपथपाते हुए बताया कि इसके पीछे पड़ोलों वाला कमरा है, जहाँ थोड़ी देर पहले आप मौजूद थे। दरअसल इस जगह को इनायत हुसैन मवेशियों की देख रेख के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मुझे मवेशी पालने का शौक है और न ही इन्हें संभालने का तरीका आता है, लिहाजा ये जगह आपको खाली दिखाई दे रही है। अलबत्ता, उसने जुमला नामुकम्मल छोड़कर एक तवील सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अलबत्ता इस तंदूर की हमें ज़रूरत थी, इसलिए ये हमारे इस्तेमाल में है। मैंने अपने सर को औसबाती जुम्बिश दी और एक बार फिर मकान के इस अकबी हिस्से को तनकीदी निगाह से देखने लगा। वहाँ पर मुझे कोई भी अहम या काबिल गिरफ्त चीज़ नज़र न आई, लेकिन पता नहीं क्यों इस जगह का मुआयना करते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने अपने जहन पर जोर डालकर सूरत हाल को समझने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने महसूसात को कोई नाम न दे सका। चुनाचे सर झटककर इस ख्याल को जहन से निकाल दिया। मैं मास्टर जमील के हमरा वापस बैठक में आ गया। हम बैठ चुके तो मास्टर ने मुझसे पूछा, थानेदार साहब, आपने क्या अंदाज़ा कायम किया है? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में जवाब दिया, इस बात में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि खून आलूद दराती किसी वारदात में इस्तेमाल हुई है। इसके दंदानेदार फल पर जमा हुआ खून किसी वारदात ही की निशानी है। फिर जिस पुरस्कार अंदाज में मज़कूरा दराती को गंदों वाले पड़ोले में छुपाया गया है, इससे भी जुर्म की बू आती है। बस मैं लम्हे भर को रुका, फिर संजीदगी को बरकरार रखते हुए बात मुकम्मल कर दी। बस ये मालूम करना बाकी है कि वारदात कब और कहाँ पेश आई। इन सवालात के दुरुस्त जवाबात तो इनायत हुसैन ही दे सकता है, लेकिन इनायत हुसैन कहाँ मिलेगा? मैंने मास्टर जमील की आंखों में देखा। या आप नहीं जानते? वो नदामत आमेज लहजे में बोला, अगर मुझे पता होता कि इनायत हुसैन यहाँ से कहाँ मुंतकिल हुआ है तो मैं आपको ज़रूर बता देता। कोई बात नहीं मास्टर साहब, आप जहन पर ज़्यादा जोर न डालें, मैंने रसानियत भरे अंदाज में कहा। आपको नहीं पता तो मैं पता चला लूँगा। इसके आस पड़ोस वालों को ज़रूर कुछ खबर होगी। वैसे, मैंने सोचने वाले अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा और मास्टर जमील को टटोलती हुई नज़र से तकने लगा। वो मेरे देखने के इस अंदाज से उलझन आमेज बेचैनी महसूस करने लगा। मैंने कहा, वैसे मेरा ख्याल है मास्टर साहब, क्या आपकी घरवाली को इस बारे में कुछ सुनगुन ज़रूर होगी। औरतें बहुत जल्द अपना डाखाना मिला लेती हैं। हो सकता है कि अड़ोस पड़ोस वाली औरतों से कुछ खबरें आपकी बीवी तक भी पहुंची हों। इस बारे में आप क्या कहते हैं? वो मतानत से बोला, मैं आपके अंदाजे की तरदीद नहीं करूँगा, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने कौसर से कभी इस हवाले से सवाल नहीं किया और न ही इस अल्लाह की बंदी ने अस खुद मुझे कुछ बताया है। हाल वो फैसलाकुन लहजे में बोला, मैं अभी अपनी घरवाली से पूछ कर आता हूँ। इधर मास्टर जमील का जुमला मुकम्मल हुआ, उधर बैठक के अंदरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। मास्टर जमील ने चौंक कर हमारी जानिब देखा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मास्टर ने बाआस्तगी दरवाज़ा खोला और नींव दरवाजे के सामने आ गया। मैं देख न सका कि अधखुले दरवाजे की दूसरी तरफ कौन था। बहरहाल अगले ही लम्हे जब वो पलटा तो उसके हाथों में मुझे एक ट्रे नज़र आई, जिसमें चंद बर्तन सजे हुए थे। मुझे ये समझने में ज़रा दिक्कत महसूस न हुई कि मज़कूरा बाला ट्रे में हमारी खातिरदारी का सामान आया था। मास्टर जमील ने मज़कूरा ट्रे को एक छोटी मेज़ पर सजाकर हमारे सामने रख दिया, फिर शाइस्ता लहजे में बोला, आप लोग शुरू करें, मैं कौसर से बात करके आता हूँ। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी मास्टर साहब? कांस्टेबल अल्लाह बख्श ने सरसरी अंदाज में कहा। मैं बखूबी समझ रहा था कि कांस्टेबल ने ये बात महज रस्म दुनिया निभाने के लिए की है। मास्टर जमील जैसे ही बैठक से बाहर निकला, अल्लाह बख्श ने बेसब्री से ट्रे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मलिक साहब बिस्मिल्लाह करें।
मैंने उसके ندीदेपन को नज़रअंदाज करके मज़कूरा ट्रे की जानिब अपने हाथ बढ़ा दिए। मास्टर जमील कोई 10 मिनट के बाद दोबारा बैठक में नमूदार हुआ। मैंने फ़ौरन महसूस कर लिया कि उसने दानिस्ता हमें थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दिया था ताकि हम इसकी गैर मौजूदगी में किसी किस्म का तकल्लुफ़ ना बरतें। मास्टर जमील बड़े इत्मीनान से आकर एक तरफ बैठ गया। मैंने अपने हाथ के काम को निपटाया और उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। अलबत्ता कांस्टेबल अल्लाह बख्श बड़ी बेपरवाही से अपने काम में जुटा रहा। कुछ पता चला मास्टर साहब? मैंने मास्टर जमील से इस्तफसार किया। वो उस बात में सर हिलाते हुए बड़े रसान से बोला, मेरी घरवाली इनायत हुसैन के बारे में जो कुछ जानती है, मुमकिन है कि वो मालूमात आपके किसी काम की ना हो। ये फैसला मैं बआसानी कर लूँगा कि कौन सी बात मुफीद है और कौन सी बेकार। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस आप शुरू हो जाएं। और वो शुरू हो गया। मास्टर जमील की ज़बानी मुझे पता चला कि उसकी बीवी भी ज़्यादा मेल मुलाकात रखने वाली वाक़ई नहीं हुई थी। आसपास की औरतों से उसे इनायत हुसैन के बारे में जो कुछ मालूम हुआ, उसके मुताबिक इस घर में मास्टर जमील की आमद से कब्ल इनायत हुसैन अपने बूढ़े बाप करामत हुसैन के साथ रहता था। इनायत हुसैन शादीशुदा था, लेकिन बीवी के साथ उसकी बनती नहीं थी। इनके दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था और इसका सबब इनायत हुसैन की बीवी ही को बताया जाता था। आस पड़ोस के मुताबिक शगुफ्ता एक तेज तर्रार और लड़ाका औरत थी। उसने अपने शौहर इनायत हुसैन का नातिका बंद कर रखा था। इन मियाँ बीवी के दरमियान जब भी झगड़ा होता, शगुफ्ता रूठकर अपने मैके चली जाती। इसी तनाव में गुजर जाते। फिर इनायत हुसैन अपनी ससुराल जाता, शगुफ्ता की मिन्नत खुशामद करता और उसे मनाकर वापस सोहिदरा किला ले आता। लेकिन चंद रोज़ बाद ही इनमें एक मरतबा फिर लड़ाई हो जाती। ये ऐसी सूरत हाल थी कि शगुफ्ता महीने में अगर 4 दिन इनायत हुसैन के पास रहती थी तो 26 दिन उसके अपने मैके में गुजरते थे। पड़ोसियों का ख्याल था कि शायद इनायत हुसैन सोहदरा कला वाला मकान और ज़मीन बेचकर अपनी ससुराल ही में जा बसा है। मास्टर जमील की ज़बानी एक बात यह भी पता चली कि जिन दिनों इनायत हुसैन के साथ उसका मकान के हवाले से सौदा हो रहा था, जब भी शगुफ्ता घर में कहीं नज़र नहीं आई थी और न ही उसने इनायत हुसैन के बाप को देखा था। इसकी जो भी 1-2 मुलाकातें हुईं, वो इनायत हुसैन ही से हुई थीं। मास्टर जमील ये कहानी सुनाने के बाद खामोश हुआ तो मैं गहरी सोच में डूब गया। ये बात तो मेरे इल्म में आ गई थी कि दोनों मियाँ बीवी में अक्सर व बेशतर दंगा फसाद होता रहता था, लेकिन इस लड़ाई झगड़े की वजह क्या थी, ये जानना बेहद ज़रूरी था। ये तो हो नहीं सकता था कि वो खामखा झगड़ा करने बैठ जाते हों और वो भी बिला मकसद ड्रामा करके अपने मैके चली जाती हो। मेरा दिल कह रहा था कि अगर मैं इनायत हुसैन और शगुफ्ता के दरमियान बाकी तनाज़े का सुराग लगा लूँ तो इस केस को चुटकी बजाते में हल किया जा सकता है। ये सारे मामलात आपस में जुड़े हुए नजर आते थे। मास्टर साहब, मैंने इसी खदशाती सवाल के जवाब की खातिर पूछा, क्या आप ये मालूम करने में कामयाब हुए कि इनायत हुसैन और शगुफ्ता के दरमियान झगड़े की असल वजह क्या थी? इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं जनाब, इस सिलसिले में कोई हतमी और ठोस बात सामने नहीं आई, या ये कि कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा, जो बातें अभी तक नामालूम हैं इन्हें मैं जल्द मालूम कर लूँगा। बहरहाल आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मास्टर जमील के घर से बाहर निकल आया। कांस्टेबल ने मुझसे पूछा कि मलिक साहब अब क्या इरादा है? मेरा इरादा हमेशा नेक ही रहता है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। हम थाने जा रहे हैं ना? उसने मुझसे पूछा। नहीं, थाने जाने में अभी थोड़ी देर है, मैंने कहा। 1-2 ज़रूरी काम अभी बाकी हैं, तुम आओ मेरे साथ। वो खामोशी से मेरे हमराह हो लिया। मास्टर जमील के घर के दाएं जानिब नियाज़ अली का मकान था और बाएं तरफ गुलाम लोहार रिहाइश पजीर था। मास्टर जमील की बीवी कौसर परवीन ने तो तशफ़ी आमेज़ मालूमात फराहम नहीं की थी, मगर मुझे यकीन था कि अगर मैं इनायत हुसैन के इन देरीना पड़ोसियों को टटोलूँ तो ज़रूर किसी अहम और मुफीद बात तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाऊँगा। इन पड़ोसियों को इनायत हुसैन के खानगी मामलात का अच्छी तरह इल्म होगा। मैंने पहले नियाज़ अली के घर का इंतखाब किया और कांस्टेबल अल्लाह बख्श से कहा कि वो दरवाजे पर दस्तक दे। जब हम मास्टर के घर से निकले थे तो मास्टर जमील भी हमारे साथ ही बाहर आ गया था। मैं चूँकि इसके पड़ोसियों से पूछगछ का फैसला कर चुका था, लिहाजा मैंने मसलहतन उससे कह दिया कि वो अपने घर के अंदर ही रहे और दरांती वाले मामले में फ़िलहाल अपनी ज़बान बंद रखे। दस्तक के जवाब में घर के अंदर कदमों की मखसूस चाप उभरी और कोई दरवाजे तक आकर रुक गया। मैं तवक्को कर रहा था कि अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुल जाएगा, लेकिन जब मेरी तवक्को पूरी नहीं हुई तो मैंने कांस्टेबल को दोबारा दस्तक के लिए इशारा किया।
कांस्टेबल को दूसरी दस्तक देने की जरूरत पेश नहीं आई। उसने जैसे ही दरवाजे की जानिब हाथ बढ़ाया, दरवाजे के अकब से एक निस्वानी आवाज उभरी। इस आवाज में तशवीशनाक इस्तफसार पिन्हा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो नियाज अली की बीवी हो सकती थी। कौन है? अंदर मौजूद औरत ने पूछा। मैंने कहा, मैं नियाज अली से मिलने आया हूँ, क्या वो घर में है? नहीं जी, नियाज तो इस वक्त घर में नहीं। वो कब तक वापस आ जाएगा? ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि अगर नियाज अली को थोड़ी देर बाद वापस आना हो तो मैं पहले गुलाम लोहार का इंटरव्यू कर लूँ, बाद में नियाज अली से भी बात हो जाएगी। अंदर मौजूद औरत ने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। आप कौन हैं और नियाज से आपको क्या काम है? मैंने दानिस्ता गलत बयानी करते हुए कहा कि मेरा नाम गुलाम फरीद है और मैं काम नियाज अली को ही बताऊंगा। नियाज तो काम पर गया है और शाम ही को वापस आएगा, इस औरत ने जवाब दिया। उधर बड़े गुड़ के दरख्त के पास उसका कोलू है। ठीक है, मैं उधर कोलू पर ही इससे मिल लूँगा। ये कहते ही मैं कांस्टेबल के साथ गुलाम लोहार के घर की सिमत कदम बढ़ाने लगा। गुलाम लोहार की दुकान घर के अंदर ही सामने वाले हिस्से में मौजूद थी, लिहाजा इससे फौरी मुलाकात हो गई। हम उसकी दुकान में दाखिल हुए तो वो हम पर निगाह पड़ते ही अपने अड्डे से उठकर खड़ा हो गया। इस वक्त हम दोनों पुलिस की मखसूस यूनिफॉर्म में थे और उसके अटेंशन होने का सबब भी यही था। आओ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वो दोनों हाथ बांधकर ताज़ीमी अंदाज में बोला। गुलाम लोहार की उम्र 55 और 60 के दरमियान रही होगी, मगर इस उम्र में भी उसकी सेहत काबिल रश्क थी। लोहे के साथ दिन रात खेलते हुए वो खुद भी लोहे जैसा ही हो गया था। वो स्याह रंगत का हामिल एक चाको चौबंद आदमी था। अगर आप सर्दी के मौसम में किसी लोहार की दुकान में जाएं तो दहकती हुई भट्टी के सबब कमरे में बड़ी खुशगवार सी हरारत फैली हुई होती है। पहली नज़र में यही महसूस होता है, लो भाई, गुलाम लोहार तो बड़े मज़े में है। बाहर ठंडे ठार मौसम ने जैसे हर शय को बर्फ़ का बना दिया है और ये अपनी दुकान के अंदर बड़े सुकून से बैठा काम कर रहा है। ऐसे पुरसुकून और मुतमईन देखकर हसद या रश्क करने वालों को एक लम्हे के लिए भी ये तसव्वुर ज़रूर करना चाहिए कि मई जून में इस बेचारे पर क्या गुजरती होगी। जनवरी फरवरी की बनिस्बत मई जून का मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मैंने कहा, चाचा, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा कि देख लूं कि तुम्हारा कामकाज कैसे चल रहा है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं। एक आसूदा हाल और परेशान हाल शख्स में सबसे नुमाया फ़र्क ये देखने में आता है कि दोनों अपनी कैफियत को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं। मुसीबत ज़दा शख्स ज़्यादा मुत्तकी और शुक्रगुजार होता है। उससे जब भी दरियाफ्त किया जाए हाल अहवाल तो वो यही जवाब देता है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गुलाम लोहार ने भी मेरे इस्तफसार के जवाब में कहा, मौला का एहसान है जी, मुझे कोई फ़िक्र परेशानी नहीं, वो जिस हाल में भी रखे मैं खुश हूँ। आप ठहरें जनाब, मैं आपके लिए अंदर से कुर्सियाँ लेकर आता हूँ। कुर्सियों की कोई ज़रूरत नहीं चाचा, हम इधर चौकियों पर ही बैठ जाएंगे, मैंने उसकी दुकान में रखी चौकियों की जानिब इशारा करते हुए कहा। गुलाम लोहार ने दीवार पर टंगा हुआ एक कपड़ा उतारा और उससे हमारे लिए 2 चौकियों को साफ कर दिया। फिर आजिज़ाना अंदाज में बोला, माई बाप, अब तशरीफ़ रखें, मैं आपके लिए चाय पानी, हम सब कुछ खा पी कर आए हैं। मैंने जल्दी से कहा, इस तकल्लुफ़ की कतन कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ, मैं तुमसे चंद सवालात पूछकर चला जाऊँगा। उसने मेरे हुक्म की तामील की और उलझन ज़दा सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए बोला, थानेदार साहब, खैरियत तो है ना? शायद मैं आपसे ये जिक्र करना भूल गया कि गुलाम लोहार की दुकान में कदम रखते ही मैंने मलिक सफदर हयात के तौर पर बतौर थानेदार अपना तारुफ करा दिया था। जब भी वो मुझे थानेदार साहब कहकर मुखातिब कर रहा था, मैंने उसके सवाल के जवाब में बड़े रसान से कहा, इस बात का फैसला होना अभी बाकी है कि खैरियत है या नहीं। बहरहाल चाचा, ये बताओ कि तुम्हारा ये नया पड़ोसी कैसा बंदा है। मैंने दानिस्ता बात को घुमाकर गुफ्तगू का आगाज़ किया तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, आप मास्टर साहब के बारे में पूछ रहे हैं ना? क्या कोई और भी तुम्हारा नया पड़ोसी आबाद हुआ है क्या? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। 2-2.5 माह पहले मास्टर साहब ही इस घर में आबाद हुए हैं। वो मास्टर जमील वाले मकान की सिमत इशारा करते हुए बोला, मैं भी तुमसे इसी के बारे में पूछ रहा हूँ। मास्टर साहब तो बड़े भले आदमी हैं, उसने बताया और मुझे मायनाखेज़ नज़रों से देखने लगा। मैंने एक लम्हा सोचने की अदाकारी की, फिर गुलाम लोहार से सवाल किया, मास्टर जमील से पहले इस घर में कौन रहता था? इनायत हुसैन और उसका बूढ़ा बाप करामत हुसैन, गुलाम लोहार ने जवाब दिया। इनायत ये मकान मास्टर साहब को बेचकर खुद इस गांव से चला गया है। कहाँ चला गया है? मैंने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया।
मेरा ख्याल है कि जहाँ इसकी बीवी ने चाहा होगा वो वहीं गया होगा। बात करते करते गुलाम लोहार के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए। बड़ी ही कपटी औरत थी जनाब इनायत हुसैन की घरवाली। मुझे ये समझने में कतन कोई दुश्वारी महसूस न हुई कि वो इनायत हुसैन की झगड़ालू बीवी शगुफ्ता के औसाफ बयान कर रहा था। वो शगुफ्ता की जानिब से खासा बरगश्ता और खफा नजर आता था। इसका मतलब था कि अगर मैं इसे ढंग से कुरेदता तो इसकी ज़बान से बड़ी कारामद मालूमात उगलवाई जा सकती थी। लेकिन कोई और सवाल करने से पहले ये जानना ज़रूरी था कि इनायत हुसैन मौजा सहोदरा कलां को छोड़कर कहाँ चला गया था। चाचा, मैंने गुलाम लोहार को मुखातिब करते हुए गहरी संजीदगी से पूछा, तुम्हें यकीनन ये भी मालूम होगा कि इनायत हुसैन की घरवाली इसे कहाँ ले जाने की ख्वाहिशमंद थी? अपने मेके के करीब और कहाँ? वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, उधर टोबर टल्लीवाला में शगुफ्ता के मापियू रहते हैं। मैंने गहरी सांस खारिज की। तो इसका मतलब है इनायत हुसैन ये मकान फरोख्त करके टोबी टहली वाला गया है। गुलाम लोहार जल्दी से तसी करने वाले अंदाज में बोला, जनाब, मैंने अपने अंदाजे की बात की है, वरना मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ गए हैं। वो तो जाते वक्त मिलकर भी नहीं गए। हालांकि करामत तो अक्सर इधर मेरी दुकान पर बैठा गपशप करता रहता था। ये बड़ा ही मजलूम बुड्ढा है थानेदार साहब। इसकी बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया, चाचा, तुम्हारा मतलब क्या है? वो वजाहत करते हुए बोला, थानेदार साहब, इनायत हुसैन की बीवी शगुफ्ता अपने ससुर को पसंद नहीं करती थी। करामत हुसैन मेरे पास बैठा अपने दुखड़े रोता रहता था। बुजुर्गों का घर में एक एहतराम होता है। इनायत हुसैन के सामने तो वो वक्त पर करामत को खाना दे देती थी, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में शगुफ्ता का अपने ससुर के साथ रवैया बड़ा ही नामुनासिब था। बेचारे करामत की उम्र 70 के करीब है और उसकी निगाह भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। करामत ने बड़े ही राजदाराना अंदाज में मुझे बताया है कि शगुफ्ता उसके किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। वो पहने हुए कपड़े धोने के लिए उतार देता तो अगले रोज़ वही मैले कुचेले कपड़े वो इसे थमा देती और बड़ी ढिठाई से कहती कि मैंने कपड़े अच्छी तरह धो दिए हैं। करामत हुसैन ने एक वाक़या तो ऐसा सुनाया कि सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गुलाम लोहार ने थोड़ा तवक्कुफ करके एक झुरझुरी सी ली और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, करामत ने मुझे बताया कि अक्सर व बेशतर उसकी बहू उसके सालन में थोड़ा पानी मिला देती थी, जिसकी वजह से इस सालन का जायका तो ख़राब होता ही था, इसके साथ ही ज़ाहिर है सालन में नमक भी कम हो जाता। करामत हुसैन सालन में नमक की कमी का इजहार करता तो नमक वाला डब्बा उसके सामने रख दिया जाता कि जितनी ज़रूरत हो वो ऊपर से नमक डाल ले। असली सालन में चूँकि नमक मिर्च बिल्कुल मुनासिब होता था, इसलिए इनायत चिढ़कर अपने बाप से कहता, अब्बा, आप बुढ़ापे में बहुत तेज़ नमक खाने लगे हो, मुझे तो सालन में नमक बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसी किस्म की कार्रवाई शगुफ्ता करामत की चाय के साथ भी करती थी। बड़े मज़े की बात है थानेदार साहब। वो एक मरतबा फिर रुका, गहरी सांस ली, फिर सिलसिला बयान को आगे बढ़ाते हुए बताने लगा। करामत हुसैन का दावा है कि वो अपनी बहू की इन छल फरेबियों से अच्छी तरह वाकिफ़ है, मगर मसलहत के तहत उसने अपनी ज़बान बंद कर रखी है। वो जानता है कि इनायत और शगुफ्ता में पहले ही नहीं बनती। इसने अगर बहू पर तनकीद शुरू कर दी या खाना ख़राब सालन और चाय को टेस्ट के लिए बेटे की तरफ बढ़ा दिया तो घर में एक क़यामत बर्पा हो जाएगी। करामत एक अमन पसंद और सुलझू शख्स है, इसलिए उसने मसलहतन अपनी ज़बान पर ताला डाल रखा है। वो जुमला अधूरा छोड़कर जैसे ख्यालों में खो गया। फिर ठंडी सांस लेते हुए बोला, करामत यहाँ था तो उसके साथ मेरा दिल लग गया था। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि जाते वक्त मैं इससे भरपूर मुलाकात करूं, लेकिन इनायत ने 2 दिन पहले ही उसे रवाना कर दिया। कहाँ रवाना कर दिया? उसके खामोश होते ही मैंने बेजारी से सवाल किया। उसने जवाब दिया कि यही सवाल मैंने इनायत से उस वक्त किया था जब वो इस घर को खैरबाद कहकर जा रहा था। इनायत ने मुझे बताया कि अब्बा काफ़ी दिनों से कोर्ट फरमान जाने की ज़िद कर रहा था। मैंने उसे उधर ही भेज दिया है। वो कुछ अर्सा कोर्ट फरमान में रह ले, इसका दिल बहल जाएगा। मैंने सरसरी लहजे में पूछा कि कोर्ट फरमान में इनका कौन रहता है? सुगरा, गुलाम लोहार ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। करामत हुसैन की 2 ही औलादें हैं, सुगरा और इनायत। सुगरा शादीशुदा है और उधर कोर्ट फरमान में अपने शोहर शकूर के साथ रहती है। शकूर वहाँ का एक छोटा सा ज़मींदार है। इनके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। जबकि उसने जुमला अधूरा छोड़कर एक गहरी सांस ली, फिर बोला, जबकि इनायत औलाद ऐसी नेमत से महरूम है। सुगरा इनायत से 5 साल छोटी है और बाप को बड़ा याद करती रहती है। सुगरा का घरवाला भी करामत की बड़ी आवभगत करता है और करामत अपनी गुफ्तगू के दरमियान
अक्सर सुगरा के बच्चों का तस्करा करता रहता है। मैंने महसूस किया कि वो अपने नवासे नवासियों को बहुत चाहता है। गुलाम लोहार की ज़बानी शगुफ्ता, इनायत, करामत, सुगरा, शकूर और कोर्ट फरमान के बारे में मुझे जो मालूमात हासिल हुई उनमें सरेदस्त मेरे काम की कोई बात नहीं थी। बहरहाल गुलाम लोहार से जो मुफीद बात पता चली वो ये थी कि इनायत हुसैन मौजा सोहदरा किला से निकलकर टोबा टहली वाला गया होगा या गया था। टोबा टहली वाला मौजा सोहदरा किला से 8 मील दूर जुनूब में वाक़ था, जबकि कोट फरमान जाने के लिए सोहदरा किला से 6 मील शुमाल में सफ़र करना पड़ता था। इसका मतलब था कि इनायत ने सरेदस्त अपने बाप को खुद से 14 मील दूर कर लिया था। इससे ज़ाहिर होता था कि वो करामत हुसैन से बहुत बेजार है। ये बात अलग कि इसकी इस बेजारी के पीछे शगुफ्ता का दबाव हो। गुलाम लोहार से काफ़ी देर तक मैं मसरूफ़ गुफ्तगू रहा। इसके बाद हमने गुलाम लोहार को खुदा हाफिज़ कहा और उसकी दुकान से बाहर निकल आए। बाहर निकलकर हम अभी थोड़ा ही आगे चले होंगे कि इसी वक्त 8-9 साल का एक बच्चा हमारे करीब आ गया। अल्लाह बख्श ने उसकी तरफ देखा तो वो बच्चा कहने लगा, पुलिस साहब, आपको मासी फिरदौस ने बुलाया है। कौन मासी फिरदौस? मैंने उलझनज़दा लहजे में उससे पूछा। वो अपने अकब में एक घर के दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए बोला, मासी फिरदौस इस घर में रहती है। मैंने इस मकान की तरफ देखा जिधर इस बच्चे ने इशारा किया था और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि मज़कूरा घर नियाज़ अली का था। फिर भी तस्दीक की खातिर मैंने इस बच्चे से पूछ लिया, तुम नियाज़ अली के घर की बात कर रहे हो ना? जी जी वही। वो जल्दी से बोला, मासी फिरदौस नियाज़ चाचा की घर वाली है। मैंने उलझन भरी नज़र से अल्लाह बख्श की तरफ देखा, फिर हमने नियाज़ अली के मकान की तरफ कदम बढ़ा दिए। इसी लम्हे वो बच्चा एक बकली गली में गायब हो गया। नियाज़ अली के मकान की तरफ बढ़ते हुए मैं सोचने लगा कि फिरदौस ने हमें आखिर क्यों बुलाया था। इस औरत को हमसे आखिर क्या काम हो सकता है। गुलाम लोहार की दुकान में कदम रखने से पहले हमने नियाज़ अली के घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी। उस वक्त इस औरत की ज़बानी मालूम हुआ था कि इसका शौहर कोलू पर मिलेगा। मेरा जहन बार बार मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि फिरदौस के पास मेरे लिए कोई सनसनीखेज़ खबर होगी, वरना वो यूं बच्चा भेजकर हमें अपने पास न बुलाती। नियाज़ अली का मकान मास्टर जमील के घर की दाएं जानिब वाक़ था। हम नियाज़ अली के घर के सामने पहुंचे तो दाखिली दरवाजे के अकब से निस्वानी आवाज़ उभरी, थानेदार साहब, मैंने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया है, आप अंदर आकर बैठ सकते हैं। मैंने इस आवाज़ को पहचानने में एक लम्हे की देर न लगाई। मैं समझ गया कि दरवाजे के पीछे नियाज़ अली की बीवी फिरदौस थी। घर के दाखिली दरवाजे की बगल में बैठक का दरवाज़ा नज़र आ रहा था। हम उससे अंदर दाखिल हो गए। अंदर फिरदौस पहले से मौजूद थी। वो हमें बैठक के दरवाजे के बारे में बताकर इस तरफ ही आ गई थी। फिरदौस की उम्र लगभग 30 साल रही होगी। वो एक काबिल रश्क सेहत की मालिक, एक हसीन जमील औरत थी। वो एक निडर और ठस्सेदार औरत नज़र आती थी। हमें बैठक में बिठाने के बाद उसने पुरएतमाद लहजे में कहा, इस वक्त मैं घर में अकेली ही हूँ। नियाज़ अपने कोलू पर गया और बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल गए हैं। आप लोग बैठे, मैं आपके। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं फिरदौस बीबी, हम किसी शय की तलब महसूस नहीं कर रहे। तुम इधर ही बैठ जाओ और बताओ मुझे क्यों बुलाया है। एक लम्हे के तामुल के बाद वो भी बैठक में बैठ गई। फिर कदरे इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में बोली, थानेदार साहब, आपने घंटा भर पहले गुलाम फरीद के नाम से अपना तारुफ कराया था और बताया था कि आप मेरे घर वाले से मिलने आए हैं। मैंने आपसे कहा कि नियाज़ इस वक्त घर पर नहीं है। आपने कहा कि आप उधर जाकर कोलू पर उससे मिल लेंगे। फिर आप गुलाम लोहार की दुकान में दाखिल हो गए। वो एक लम्हे को रुकी तो मैंने एक गहरी सांस खारिज की। यकीनन इस तेज तर्रार औरत ने छुपकर दरवाजे के अकब से हमें देखा था। वो मेरे इस ख्याल की तस्दीक करते हुए ठहरे हुए लहजे में बोली, मैंने दरवाजे की ओट में रहते हुए पीछे से आपको देखा था, पुलिस की वर्दी में। आप दोनों को देखकर मुझे हैरत हुई। ये एक इत्तेफाक है कि थोड़ी देर पहले मैं धुले हुए कपड़े सुखाने के लिए अपने घर की छत पर गई थी तो मैंने आप दोनों को मास्टर जमील के साथ उसके घर के अगवी हिस्से में खड़े हुए देख लिया था। मैं इस बात पर हैरान हुई कि आपने मुझे अपना नाम गुलाम फरीद क्यों बताया। मैं तो जानती हूँ कि आपका नाम मलिक सफदर हयात है और आप हमारे इलाके के थानेदार हैं। वो होशियार ही नहीं, खासी ख़तरनाक औरत भी थी। पता नहीं उसने कौन से ज़राए इस्तेमाल करके मेरे बारे में मालूमात हासिल कर ली थीं। इससे पहले कि मैं इसके इस तफसारी नज़र के जवाब में कुछ कहता, वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, थानेदार जी, इतना तो मैं भी जानती हूँ।
पुलिस बिला मकसद कहीं आती जाती नहीं। अल्लाह खैर करे। आप किस केस की तफ्तीश करने निकले हैं? फिरदौस जैसी होशियार औरत को चक्कर देना आसान काम नहीं था, लेकिन इन लम्हात में मेरा जहन बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था।